नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य एकेडमी और एकलव्य पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्वेश्चंस की। जो हमारी सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की, उसको आज हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन है, पेंटागोनिया कहां पर स्थित है। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारे के सारे। तो ये मत सोच लेना कि बिल्कुल हम इन्हें छोड़ दें, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, नौकरी भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जल्दी से इनको लगाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, पेंटागोनिया कहां पर स्थित है, पहला प्रश्न है। साथियों, पेंटागोनिया का पठार जो है मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन है अर्जेंटीना, मेडागास्कर, ग्रीस या मंगोलिया। मैं आपको बताता हूं कि पेंटागोनिया का जो पठार है ये अर्जेंटीना एवं चिली की सीमा पर है। अर्जेंटीना एवं चिली की सीमा पर है पेंटागोनिया का पठार। याद रखेंगे। तो इसका कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसका कोई शहर कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या छत्तीसगढ़। चलिए देखिए, इस सवाल को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कर्क रेखा के पास कौन कौन से शहर मौजूद हैं। कर्क रेखा हम लोग जानते ही हैं, ठीक। कर्क रेखा हम लोग जानते ही हैं साथियों, ये है हमारा प्यारा भारत इस तरीके से। और कर्क रेखा जो है इसके बीचों बीच से होकर के इस तरीके से जाती है। अब यहां पर यह पूछ रहा है कि कुछ शहर ऐसे हैं जो इसके पास में हैं, ठीक है ना, उनको आपको बताना है। तो मैं आपको एक लिस्ट यहां पर देता हूं जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है। चलिए देख लेते हैं उनको। देखो, इसको मैं जूम कर देता हूं जिससे आपको बेहतर ढंग से दिखाई दे। देखो, सबसे पहले तो यहां पर यह बताया गया है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम यहां से होकर गुजरती है। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। अच्छा, ये देखिए यहां पर ये लिखे हैं कुछ शहर और कर्क रेखा से उनकी स्थिति क्या है, ये भी आप देख लो। काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, पेपर में आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती है। चलिए देखें इसको। देखिए, पहला शहर है भोपाल। कर्क रेखा का डिग्री है 23.5, ठीक है ना, 23 डिग्री और 30 मिनट। ये इसका डिग्री है, मैं यहां लिख देता हूं 23। कर्क रेखा का जो डिग्री है ये है 23.5, ठीक है ना। यानी अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो 23 डिग्री और 30 मिनट। तो 30 मिनट से आप इसे कैलकुलेशन इसकी करिए। देखो, भोपाल कहां पर है? भोपाल है 23 डिग्री 25 मिनट पे। अब ये है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट पे, तो पास ही में है ना, कोई बहुत ज्यादा दूर थोड़ी है। फिर है जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट पे। फिर है उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट पे। फिर है रांची 23 डिग्री 11 मिनट पे। फिर है गांधीनगर 23 डिग्री 13 मिनट पे। फिर आता है सॉरी फिर आता है आइजोल 23 डिग्री 36 मिनट पे। फिर आता है अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट पे, ठीक है। और फिर आता है कोलकाता 22 डिग्री 33 मिनट पे। फिर आता है रायपुर 21 डिग्री 16 मिनट पे। और फिर आता है जोधपुर 26 डिग्री 29 मिनट पे। अब यदि हम देखें कि इनमें से सबसे पास कौन सा नगर है, यदि हम इसमें देखें तो इसमें आप देख पाएंगे कि 23.5 डिग्री के जो सबसे पास शहर आपको दिखेगा, 23.5 डिग्री के बिल्कुल करीब में जो आपको शहर दिखेगा वो दिखेगा ये वाला, है ना। इसका डिग्री है 23 डिग्री 36 मिनट, जो कि काफी नजदीक है साथियों कर्क रेखा के, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक ऐसी खाड़ी है जो भारत में नहीं है? ऑप्शन देखिए, कच्छ की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या अकाबा की खाड़ी। ये आपके सामने प्रश्न है, अकाबा की खाड़ी। चलो, तो साथियों अगर हम इसको देखें तो कच्छ की खाड़ी तो ऑब्वियस बात है,
भाई कच्छ की खाड़ी तो गुजरात में ही है, इसमें कोई किसी को शंका समाधान नहीं होना चाहिए, गुजरात। कैम्बे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी भी गुजरात में है साथियों, अभी मैं आपको मैप पे भी दिखाऊंगा। फिर आती है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी आपको मिलेगी तमिलनाडु में। लेकिन अगर हम बात करें अकाबा की खाड़ी की, तो साथियों अकाबा की खाड़ी भारतीय भूभाग में मौजूद नहीं है, ये आपको मिलती है लाल सागर में। कहां मिलेगी आपको? लाल सागर में मिलेगी। जरा मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कहां मिलने वाली आपको है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं अकाबा की खाड़ी आपको कहां मिलेगी। चलिए गूगल मैप से इसको देख लेते हैं, मजा ही आ जाएगा इसको देख करके। चलो ठीक, मैं आपको सर्च कर देता हूं यहां पे अकाबा बे। चलिए ठीक है, अकाबा बे, अब देखते हैं आ जाए तब है इस पे, ठीक है ना। ठीक, ओके, ये देखिए ये आ गया गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ये आप देख सकते हैं, ये है अकाबा की खाड़ी। यहां पर आप बिल्कुल इसको देख पाएंगे सही ढंग से। चलिए ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये है गल्फ ऑफ अकाबा। और गल्फ ऑफ अकाबा यानी अकाबा की खाड़ी आपको कहां मिल रही है ये भी देख लो, ये आपको मिलती है लाल सागर में। और जो गल्फ ऑफ अकाबा है इसके पास आपको क्या क्या मिलेगा? इसके पास आपको इजराइल मिलेगा, जॉर्डन मिलेगा, ठीक है, ये आपको यहां पर क्षेत्र मिलेंगे। चलिए सवाल पर वापस लौटते हैं। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। कच्छ की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है ये आपको यहां पर बताना है। चलिए ऑप्शन है 9, 19, 204 या 300। तो साथियों पहले तो आप ये समझ लो अंडमान निकोबार की स्थिति क्या है। तो जरा मैप पर मैं आपको अंडमान निकोबार की स्थिति दिखा देता हूं। देखो अंडमान निकोबार अगर मैं आपको दिखा दूं, चलिए ठीक है, जूम करते हैं हमारे प्यारे भारत को। ये है हमारा प्यारा भारत, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला इलाका जो आपको मैप पर दिख रहा है, ये है साथियों अंडमान और निकोबार। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा। अच्छा, अंडमान और निकोबार की अगर हम बात करें यहां पर, तो साथियों अंडमान और निकोबार में बहुत सारे द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं। अगर मैं कुल द्वीपों की बात करूं कि अंडमान में साथियों कुल द्वीप कितने हैं, अगर मैं ये आपको बताने की कोशिश करूं कि अंडमान में कुल द्वीप कितने हैं, चलिए तो अंडमान में यदि कुल द्वीपों की बात की जाए साथियों, तो अंडमान में कुल द्वीप हैं 572। अंडमान निकोबार की बात कर रहा हूं मैं। अंडमान निकोबार में कुल द्वीप हैं 572, दोनों को मिलाकर के 572 द्वीप हैं। और अकेले अगर मैं निकोबार की बात करूंगा, ये तो कुल हो गए, ये तो कुल है, ठीक है, ये कुल है। और अगर मैं बात करूं केवल निकोबार की, जो कि पेपर में पूछा गया है, तो साथियों निकोबार में द्वीपों की संख्या है 19। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि अंडमान में द्वीपों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन है। सवाल पर वापस लौटते हैं। सवाल है यहां पर, चलिए सवाल पे वापस लौटते हैं। सवाल है यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, स्पेशली बात कर रहा है यहां पे निकोबार की। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 19। अगर कुल पूछे अंडमान निकोबार में कुल कितने हैं, तो 572 कुल द्वीप यहां पर है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस द्वीप के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय, मतलब किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। मैं क्लियर कर दूं, यहां पर जब अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करता है तो लैंड बाउंड्री की बात करता है, लैंड बाउंड्री की, जिसके साथ हमारी स्थलीय सीमा है उसकी बात करता है यहां पर। ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या फिर श्रीलंका, ठीक है, ये है। अच्छा अब देखते हैं यहां पे किसके साथ हमारी सीमा नहीं लगती है। तो इसमें तो यार ज्यादा कुछ दिक्कत होनी चाहिए, सब लोग इतना तो ज्योग्राफी जानते ही हैं।
ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा है ही, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत सारे जो है क्षेत्र सीमा बनाते हैं। पंजाब सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर सीमा बनाता है, लद्दाख सीमा बनाता है, गुजरात सीमा बनाता है, ठीक है ना, राजस्थान सीमा बनाता है। बांग्लादेश के साथ भी, बांग्लादेश के साथ तो हमारी लैंड बाउंड्री सबसे ज्यादा बड़ी है, ये भी हम लोग जानते हैं। सबसे बड़ी सीमा रेखा जो है 4076 किलोमीटर के आसपास, वो बांग्लादेश के साथ ही है। भूटान के साथ भी हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, करीब करीब 690 या 700 किलोमीटर के आसपास जो है ये हमारी लैंड बाउंड्री जो है भूटान के साथ है। और अगर हम बात करें श्रीलंका के साथ, तो देखो श्रीलंका के साथ हमारी लैंड बाउंड्री नहीं है, बल्कि ये तो हमसे कोई लैंड बाउंड्री शेयर ही नहीं करता। श्रीलंका तो हमारे साथ जो है जलीय सीमा साझा करता है, स्थलीय सीमा साझा नहीं करता। तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा श्रीलंका के साथ टच नहीं होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। भारतीय मानक मेरिडियन यानी भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य इन 5 में से नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए इस सवाल को, देखिए इसको, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, तो बहुत ही आसान, देखते हैं जरा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो राज्य कौन कौन से हैं जो भारतीय मानक सीमा पर, जो भारतीय मानक समय रेखा है उस पर पड़ते हैं। ठीक है, तो उनके नाम मैं लिख देता हूं, फिर आप आसानी से इस सवाल को कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो मानक समय रेखा कहां से गुजरती है भैया? मानक समय रेखा गुजरती है यूपी से। यूपी में कहां से गुजरती है? यूपी के मिर्जापुर से गुजरती है। ध्यान रखना, अगर आपने कहीं पढ़ रखा है नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से, तो वो गलत है। ध्यान रखना, मानक समय रेखा जो है वो गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, इलाहाबाद के नैनी से नहीं गुजरती है। याद रखिएगा, मिर्जापुर में एक जगह है विंध्यवासिनी चौराहा, वहां से होकर के जाती है और वहां पर बाकायदा इसका बोर्ड भी लगा हुआ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तो यूपी से, अच्छा यूपी से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो एमपी आ जाएगा। ठीक है ना, एमपी से नीचे बढ़ेंगे तो फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, तो छत्तीसगढ़ है आगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ेंगे तो आपका उड़ीसा आ जाएगा, और उड़ीसा से थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तो साथियों ये वो 5 राज्य हैं जहां से होकर के गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा, जो यहां पर एग्जाम में पूछा गया है, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है। अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखो आंध्र प्रदेश हमें मिल ही गया, उड़ीसा मिल ही गया, छत्तीसगढ़ मिल ही गया। सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? हिमाद्री की बात कर रहा है यहाँ पे, हिमाद्री। हिमाद्री हिमाद्री क्या है जरा, अच्छा ऑप्शन देख लो क्या क्या है। ऑप्शन है माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागटिब्बा, माउंट नंदा देवी। ठीक है, ये है। अब देखिए, तो मैं पहले आपको बता दूं हिमाद्री क्या है साथियों। तो जो ग्रेट हिमालय है, हिमालय को अगर हम नॉर्मली देखें 3 हिस्सों में बटा हुआ है हिमालय, अगर ट्रांस हिमालय को हम अलग कर दे तो पहला है वृहद हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, ठीक है, और तीसरा है आपका शिवालिक। ठीक है ना, तो ये 3 हिस्सों में हिमालय बटा हुआ है। यहां पर बात हो रही है वृहद हिमालय की। वृहद हिमालय को साथियों हम महान हिमालय बोलते हैं या हिमाद्री बोलते हैं, एक ही बात है। अब हिमाद्री में इनमें से कौन सा पर्वत शिखर नहीं है ये पूछ रहा है, तो मैं आपको बता दूं माउंट कंचनजंगा बिल्कुल, माउंट कंचनजंगा बिल्कुल महान हिमालय में ही है, और ये पड़ता है कहां पर? ये पड़ेगा सिक्किम में। ठीक है, ये सिक्किम में पड़ेगा। अच्छा बात करें माउंट मकालू, तो ये भी वृहद हिमालय का हिस्सा है, और मकालू आपको मिलने वाला है नेपाल में। ठीक है, फिर आता है नंदा देवी। नंदा देवी भी साथियों वृहद हिमालय का हिस्सा है, और ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में, नंदा देवी। और अब हम बात करते हैं नाग टिब्बा की। साथियों नाग टिब्बा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि नाग टिब्बा वृहद हिमालय का हिस्सा नहीं है। साथियों नाग टिब्बा जो हिस्सा है ये आपको मिलने वाला है, ये आपको मिलेगा मध्य हिमालय में। ठीक है ना, या लघु हिमालय में, या लेसर हिमालयाज जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो मध्य हिमालय है साथियों उसके बहुत सारे नाम हैं। मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में कहा जाता है पीर पंजाल श्रेणी, मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है धौलाधार, मध्य हिमालय को उत्तराखंड में बोलते हैं नाग टिब्बा, और मध्य हिमालय को
नेपाल में कहा जाता है महाभारत श्रेणी। तो अब है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मध्य हिमालय को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, नाग टिब्बा। तो नाग टिब्बा जो है वो महान हिमालय का कहां हुआ, नाग टिब्बा हो गया साथियों मध्य हिमालय का, मध्य हिमालय का हो गया ना ये। तो यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत में स्थित नहीं है। देखिए जरा क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन है आपके पास करेवा, भागीरथी, काठमांडू या अराकू। ये ऑप्शन है। देखो भैया अब जरा व्याख्या करते हैं इसकी। तो करेवा क्या है साथियों, करेवा जो है एक मिट्टी का प्रकार है जो आपको मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। करेवा जो है साथियों एक मिट्टी का प्रकार है, और करेवा जो मिट्टियां होती हैं साथियों ये केसर की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं, जो पाई जाती हैं जम्मू और कश्मीर में। भागीरथी तो ऑब्वियस सी बात है यार, उत्तराखंड में है तो हिमालय में तो पड़ेगी ही। काठमांडू में भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नेपाल की राजधानी है और नेपाल तो पूरा हिमालय की गोद में ही बसा हुआ है, इसमें भी कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बचा क्या, अराकू। साथियों अराकू वैली हिमालय में स्थित नहीं है। अराकू वैली कहां स्थित है साथियों, अराकू वैली स्थित है आंध्र प्रदेश में। याद रखना कहां पर है अराकू वैली, आंध्र प्रदेश में है। और जब अराकू वैली आंध्र प्रदेश में हो गई तो क्या अराकू वैली हिमालय का हिस्सा होगी? क्या आंध्र प्रदेश में हिमालय है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अराकू वैली आंध्र प्रदेश में है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, बहुत ही शानदार। यहां पर कुछ झीलें दी हुई हैं जिनमें आपको सही मिलान करना है। देखो जरा देखिए, झील है पुलिकट, चिल्का, वूलर और सांभर। अब आपको इनमें सही मिलान करना है। देखिए ऑप्शन भी दिए हुए हैं, बिल्कुल आसान है, बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ज्योग्राफी का बहुत बेसिक सवाल है, पेपर में सवाल आता ही है झीलों से। चलिए मिला देते हैं इसको, इतनी देर में आपने लगा ही लिया होगा। देखो भाई पुलिकट झील कहां पर है, पुलिकट झील आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, ठीक है। चिल्का झील कहां मिलेगी साथियों, चिल्का झील आपको मिलेगी ओडिशा में। वूलर झील कहां मिलेगी आपको, कश्मीर में। और सांबर झील कहां मिलेगी आपको साथियों, राजस्थान में। यानी ए का चौथा, ठीक है, बी का पहला, सी का, अच्छा ए का तीसरा, सॉरी इसको मैं, हाँ, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। 3 1 4 2 देखो किसमें मिल रहा है, 3 1 4 2, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, ये भी भैया पैट परीक्षा में, मतलब जो अभी पैट परीक्षा हुई थी पिछले साल उसी का सवाल है, और अब फिर से होने वाली है पैट परीक्षा सितंबर में। तो जरा बताओ मुझे इसका आंसर। देखो जरा सवाल है, कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। साथियों नदियों को 2 हिस्सों में बांट करके पढ़ा जाता है। पहले हिस्से में हिमालयी नदियां और दूसरे हिस्से में प्रायद्वीपीय नदियां। यानी हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो हिमालयी नदियां हैं, और जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां हैं या पश्चिमी घाट से निकलती हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। अब देखो जरा, आप लोगों ने इस सवाल को कर ही लिया होगा। चलो देखते हैं जरा इसका सही जवाब। देखो गंगा स्पष्ट रूप से एक हिमालयी नदी है, इसमें कोई किसी को शंका समाधान नहीं होना चाहिए। कहां से निकलती है, हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। फिर है ब्रह्मपुत्रा, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर झील हिमालय में पड़ती है, वहां से निकलती है, ठीक है। बात करें अगर हम गोदावरी की, ठीक है, तो साथियों गोदावरी कहां से निकलती है, गोदावरी का उद्गम होता है नासिक पहाड़ियों से, त्र्यंबकम नासिक पहाड़ी महाराष्ट्र में। और कावेरी का यदि हम उद्गम देखें कि कावेरी कहां से निकलती है साथियों, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि कावेरी कहां से निकलती है, ठीक है ना। अब इसका यदि हम सवाल का जवाब देखें तो ये दोनों ही हिमालयी नदियां हैं, कावेरी और गोदावरी हिमालयी नदियां नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 3।
क्या 2 और 3 आपको किसी में दिखाई दे रहा है? 2 और 3 मेरे को दिखाई अच्छा दे रहा है। हाँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 2 एंड 3। आगे देखो, कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? अच्छा सवाल है साथियों, लोअर पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। जरा बताइए इसका आंसर, देखो जल्दी से। चलिए देखते हैं फिलहाल। अच्छा, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं साथियों, तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। देखो, पश्चिम में जाने वाली तो ये सभी नदियां हैं, ठीक है ना, लेकिन यहां पर पूछ रहा है दूसरी सबसे बड़ी नदी। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो होगा साथियों ताप्ती। नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर, ताप्ती की लंबाई है 724 किलोमीटर, ठीक है ना। अगर कभी आपसे पूछता है कि पश्चिम दिशा की ओर जाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप ध्यान रखना पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। या मान लो कभी आपसे ऐसे पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में जाती है उसका जवाब नर्मदा ही होगा। लेकिन अगर केवल सवाल इतना पूछ ले कि भारत की, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बताओ, तो सबसे लंबी नदी का जवाब होगा गोदावरी। लेकिन ध्यान रहे गोदावरी जाती है बंगाल की खाड़ी में, तो ये इसका सटीक जवाब फिर नहीं होगा। अगर वहां पर ये पूछता है, अगर सिंपल इतना पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बताइए, तो आप बता दो ना गोदावरी। लेकिन अगर सवाल ये पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है, तो गोदावरी अरब सागर में नहीं जाती, गोदावरी बंगाली खाड़ी में जाती है। और ऐसे में फिर इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नर्मदा, क्योंकि नर्मदा जाती है अरब सागर में और 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहां पर पूछ रहा है दूसरी सबसे लंबी, तो ताप्ती हो जाएगी। पहली पूछता तो गोदावरी हो जाती। और नर्मदा और ताप्ती दोनों ही भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदियां हैं साथियों। ये भी ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है भ्रंश घाटी से कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो 3 ऐसी नदियां हैं जिनके नाम याद कर लो जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। 2 तो आपके सामने है, नर्मदा, ताप्ती, एक नदी और है जिसका नाम है दामोदर, वो भी याद रखिएगा। ये तीनों भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है इसके अलावा? चलो भाई, यानी ये तो तय हो गया कि नर्मदा कहां से निकलेगी? अमरकंटक से। अब ये पूछ रहा है नर्मदा के अलावा दूसरी बताओ, तो चलो इन सबका देख लेते हैं, है ना, उससे हमें पता चल जाएगा। तो पहला है यहां पर बेतवा। बेतवा कहां से निकलती है साथियों? एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है बेतवा। मध्य प्रदेश में कहां से? रायसेन जिला। मध्य प्रदेश के रायसेन से उद्गम होता है साथियों किसका? बेतवा नदी का, ठीक है। महानदी की बात करें यदि हम, तो ये निकलती है कहां से? सिहावा से। सिहावा कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। चलो भाई, फिर बात करते हैं ताप्ती की। ताप्ती कहां से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक, एमपी। और लास्ट बचा है यहां पर सोन, और सोन का उद्गम होता है अमरकंटक से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, सोन। सोन नदी के बारे में एक सवाल आप और याद रखें कि पेपर में पूछा जाता है कि गंगा में दक्षिण के पठार से आकर के मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है जो दक्षिण के पठार से आकर के मिलती है, तो भी इसका जवाब साथियों सोन ही होगा। गंगा में दक्षिण के पठार से आकर के मिलने वाली एकमात्र नदी सोन है, याद रखना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है काबिनी, हेमावती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं साथियों? तो काबिनी, हेमावती, अमरावती, लोकापावनी, ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं साथियों कावेरी की। याद रहे किसकी है? कावेरी की सहायक नदियां हैं, याद कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है ये कावेरी, ठीक है। राजस्व लेखपाल में पूछा गया प्रश्न। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी, चलो ऑप्शन है गोदावरी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो भारत में सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, भारत में सबसे लंबी नदी बच्चों, तो देखो मैं पहले इनकी लंबाई आपको एक एक करके बता देता हूं।
ब्रह्मपुत्र की लंबाई है साथियों 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर लंबाई है ब्रह्मपुत्र की। यमुना की लंबाई है करीब करीब 1300। एक सेकंड, अरे ये क्या हुआ? इसकी लंबाई है 1370 किलोमीटर, करीब करीब 1370। गंगा की लंबाई है 2525 और गोदावरी है 1465। अब मैंने ये सारी की सारी यहां पे लंबाई नदियों की लिख दी। अब आपको इसमें बताना है। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि फिर तो इसका जवाब गोदावरी हो जाए, मतलब ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है, भारत से होकर गुजर जाती है बस। ना तो इसका उद्गम भारत में है ब्रह्मपुत्र का, ना ही ये समाप्त भारत में होती है। तो भारत में कहां हुई? भारत से होकर गुजर जाती है बस। भारत में का मतलब है जो भारत में ही उत्पन्न हो और भारत में ही समाप्त हो जाए। तो ऐसे में इसका जवाब होगा साथियों गंगा। गंगा भारत में सबसे लंबी नदी मानी जाती है। गंगा का उद्गम हम सब लोग जानते हैं गंगोत्री से होता है और गंगा समाप्त कहां हो जाती है? गंगा समाप्त हो जाती है सागर द्वीप के निकट, बंगाल की खाड़ी में। और सागर को हम बोलते हैं गंगा सागर। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं यहां पर गंगा सागर का बहुत महत्व है। लोग बोलते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। बस गंगा सागर में नहा लिए मतलब मुक्ति, सीधे स्वर्ग का टिकट कटेगा। आगे देखो, अगला सवाल है कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? थार रेगिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? देखो जरा, ऑप्शन है सावित्री, मूठा, लूनी या गिरना। फिलहाल इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो है लूनी नदी। इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे चर्चा करी थी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अंतर्वाही नदी है। और अंतर्वाही नदियां कौन सी होती हैं? अंतर्वाही नदियां वो होती हैं जो समुद्र में जाकर नहीं मिलती बल्कि उससे पहले ही विलीन हो जाती हैं। और मैंने बताया था लूनी जो है कक्ष के रन में समाप्त हो जाती है। ठीक है ना? तो ये समुद्र में नहीं मिल पाती है, अंतर्वाही नदी का उदाहरण है। मैंने आपको पहले ये सवाल बताया था। आगे देखो, इस सवाल को पढ़ो जरा, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है और मुझे आंसर करो इसका। देखो जरा, पूरी जानकारी दी है साहब। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है जहां इसे सांगपो कहते हैं और दिहांग नाम के तहत भारत में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। मतलब पूरा ही ज्ञान पेल दिया इसमें, तो पूरा ही ज्ञान है भैया। और ये किसके बारे में जानकारी हो रही है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है कि नहीं, अभी बताया था। ये बात हो रही है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। इस पूरी चीज को आप याद कर लो। कहां से निकलती है? तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है ना? ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया सवाल है, देख लो, बढ़िया सवाल है। अच्छा, जहां से निकलती है तिब्बत से, वहां क्या नाम है? सांगपो नाम है। भारत में जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तब इसको दिहांग कहा जाता है। और इसकी सहायक यानी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस और तीस्ता। ठीक है ना? और इसको हम बोलते हैं क्या? ब्रह्मपुत्र। बहुत बढ़िया सवाल। अगला देखो, इनमें से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है? अरब सागर में होता है। चलो देखते हैं जरा, अरब सागर में कौन सी नदी जाती है। देखो भैया, अगर हम इसकी बात करें तो कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये तीनों की तीनों जाती हैं कहां साथियों? बंगाल की खाड़ी। ठीक है। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि अरब सागर में जाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। ठीक है ना? नर्मदा। ठीक, नर्मदा अरब सागर में विलीन होती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? नर्मदा। ठीक है, चलो ओके, आगे देखिए। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? चलिए, पश्चिम दिशा में जो ना बहती हो, ऑप्शन है नर्मदा, साबरमती, लूनी या कृष्णा। तो पश्चिम दिशा में ना बहती हो, व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया प्रश्न है। देखो जरा, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, कृष्णा।
अभी मैंने आपको बताया कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। अगर भारत का नक्शा अगर आप बनाओगे, ठीक इस तरीके से भारत है ना, तो कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, वो इस तरीके से जा रही है। तो इधर जो दिशा होती है तो पूर्व होती है ना, और नर्मदा है, लूनी है या साबरमती है, ये जा रही है इधर पश्चिम दिशा में। तो अब इसका जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है तो क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा कृष्णा। चलो आगे देखो, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? कौन सा अपवाह तंत्र रखते हैं? अपवाह तंत्र क्या होता है जरा समझ लो साथियों। जब कोई नदी बहना शुरू करती है तो एक ड्रेनेज पैटर्न बनाती है, बहते हुए वो एक डिजाइन बनाती है, इसी डिजाइन को हम लोग बोलते हैं अपवाह तंत्र, ठीक है ना, ड्रेनेज पैटर्न। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की नदियां कैसा अपवाह तंत्र बनाती हैं, तो साथियों इसका जवाब आप याद कर लो, वृक्षनुमा। मैं किसी दिन आपको बिल्कुल बताऊंगा कि अपवाह तंत्र कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अरीय रूप क्या होता है, ठीक है ना, खंडित क्या होता है, जालीदार क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होता है, इन सबको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में इससे बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में जो है अभी इसका आंसर आप देख लो, पेपर में पूछा गया प्रश्न है तो याद करना जरूरी है। वृक्षनुमा, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, वृक्षनुमा क्या होता है। वृक्षनुमा में क्या होता है कि जैसे जो है हम देखते हैं कि एक रिवर है, ठीक है ना, और इसमें बहुत सारी रिवर जो है आकर के इस तरीके से मिलती है, ठीक है ना, इस तरीके से एक मेन रिवर है और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, तो ये एक पेड़ की तरह बन जाता है, एक वृक्ष की शाखाओं की तरह बन जाता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? ऑप्शन गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। देखो जरा, और इसका सही जवाब होगा साथियों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में करीब करीब 1800 से भी ज्यादा छोटे बड़े बांध हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सीधे सीधे याद कर लो इसको। आगे देखो, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? गर्मी में जो मानसून है वो किस तरीके से बहता है, ये आपको बताना है। देख लो, बढ़िया सवाल है। ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पूर्व से दक्षिण उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। चलिए इसका जवाब क्या होगा, देखो जरा साथियों, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कैसे होगा तो देखो जरा, इसको समझ लो, इस पे कैसे होगा। ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत में यदि मैं आपको बताऊं तो भारत में जो मानसून है वो ग्रीष्म ऋतु में यदि हम बात करें, मानसूनी पवनें होती हैं। पवनों के देखिए टाइप होते हैं, ठीक है, स्थायी पवनें होती हैं, अस्थायी पवनें होती हैं। जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं बहुत अच्छे से बात जानते हैं, मैंने कई बार करोड़ों बार इसको क्लास में पढ़ाया है। तो अगर हम देखें कि पवनें कितने तरीके की होती है, तो दो तरीके की होती है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी पवनें वो होती हैं जो कभी अपने चलने की दिशा नहीं बदलती हैं, साल भर एक ही दिशा में बहती हैं, जैसे व्यापारिक पवनें हैं, पछुआ पवनें हैं, ये सब स्थायी पवनें। दूसरी होती है अस्थायी पवनें, नॉन परमानेंट विंड्स। ऐसी विंड्स जो अपने चलने की दिशा मौसम के अनुसार बदल लेती हैं, यानी सर्दियों में किसी और दिशा में, गर्मियों में किसी और दिशा में। उन्हीं में से एक पवन है आपकी मानसून। मानसूनी पवनें जो है साथियों, अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें, अगर हम गर्मी की बात करें तो कैसे चलती है? गर्मी में इनके चलने की दिशा होती है इस तरीके से, ये देख रहे हैं, ये इनके चलने की दिशा है गर्मी के मौसम में। अब गर्मी के मौसम में जब चलेगी तो यहां पर क्या है, यहां पर है अरेबियन सी यानी अरब सागर, ठीक है। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इधर से भी चलती है, ऐसी बात नहीं है, इधर से भी चलती है, ठीक, लेकिन ज्यादातर जो भारत में मानसून आता है वो अरब सागर वाली शाखा से ही आता है। अच्छा, अब इस तरीके से चल रहा है ये गर्मी में। अब यदि आप इसकी दिशा निकालो कि किस दिशा में ये भाग रहा है, तो देखो तो जरा किस दिशा में भाग रहा है। चलो
अगर मैं इसकी दिशा निकालूं कि किस दिशा में ये भाग रहा है तो इसमें कोई समस्या थोड़ी आएगी। देखो जरा, ऐसे ही तो चल रहा है ना, ऐसे ही जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है। चलिए दिशा निकाल लेते हैं। ऊपर होती है उत्तर, नीचे होती है, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। इसके चलने की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम, यानी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यानी हिंदी में हो जाएगा साथियों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऐसे तो चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है? बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, इसमें क्या समस्या है किसी को? ठीक है ना, देख लो जरा इसको। अब यही तो सवाल है, यही सवाल है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व मानसून के चलने की दिशा गर्मियों में। हो गया नहीं हो गया? आया समझ में नहीं आया? देख लो इसको एक बार। बिल्कुल ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, और ये सीरीज का अंतिम प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस के कारण से शीतकाल में बरसात होती है? बहुत ही बढ़िया शानदार सवाल, और मैंने इस पर पूरा सेपरेट वीडियो बनाया है कि आखिरकार सर्दियों में बरसात होने का कारण क्या है। ज्यादातर बरसात गर्मियों में होती है, और गर्मियों में बरसात होने का रीजन क्या है? अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, गर्मियों में बरसात होने का रीजन है ये। ठीक है ना भाई, यहां पर क्या है? अरब सागर है, गर्मी है, यहां से अब जब हवाएं चलेंगी तो अरब सागर में जितना भी पानी होगा, अरब सागर में जितना भी बादल होगा वो इनके साथ बहते हुए इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो बारिश करवाएगा। सिंपल सी बात है, ये है गर्मी में। लेकिन हमारे यहाँ सर्दियों में भी कभी कभार बारिश हो जाती है। तो साथियों, सर्दियों में बारिश होने का रीजन क्या है वो आप समझ लो। सर्दियों में जो बारिश होने का रीजन है वो है साथियों, याद कर लीजिए इसको, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में आ चुका है, कई बार, कि शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या है। तो याद रखेंगे, शीत ऋतु में वर्षा का कारण है साथियों वेस्टर्न डिस्टरबेंस, यानी पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ जो है पछुआ जेट पवनों के साथ सक्रिय हो जाता है, और इसको नमी कहां से प्राप्त होती है ये भी पूछ लेता है पेपर में। तो इसको नमी प्राप्त होती है साथियों कहां से? इसको नमी प्राप्त होती है साथियों मेडिटेरेनियन सी से, यानी भूमध्य सागर से इसको नमी प्राप्त होती है। और उसकी वजह से पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में शीत ऋतु में बरसात होती है। सर्दियों में खासकर दिसंबर और जनवरी के महीने में ये बरसात होती है, और ये बरसात फसल के लिए बढ़िया होती है, खासकर गेहूं की फसल के लिए ये बरसात लाभदायक होती है। इससे कोई समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बरसात खेती के लिए नुकसानदायक है। और बढ़िया ही है यार, हमारे यहाँ तो गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है, सर्दियों में अगर थोड़ा मौसम और ठंडा हो जाए फिर तो मजा ही आ जाता है, मतलब बहुत मजा आता है, बहुत ही ज्यादा मजा आता है। सर्दियां काफी बढ़िया होती हैं गर्मियों की अपेक्षा। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आज हमने चर्चा किया। ये देखिए 20-25 सवाल नहीं है, इससे आपको बहुत सारे और भी सवाल जानने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूं इस सेशन में आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट है तो कमेंट से जरूर पूछें, मैं बिल्कुल उनके आंसर करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।